ठीक है, कूद गया। हाँ ए सीधा बैठ, सीधा सीधा सीधा, हाँ जल्दी से प्यारी से स्माइल लेके आओ चेहरे पर। ठीक है, गुड इवनिंग। अब आपको मैं पूछ रहा हूं AS9 के क्वेश्चन कितने बच्चों ने किए? तू इतना क्या तेरे में गुरूर है? एक तो अपन दे रहे डायरेक्टली ग्रुप 1 से ग्रुप 2 रिवीजन बैच से कर रहे हैं, उसमें AS9 पर क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्या है पावर तेरे पास? ऊपर पहनता है क्या तू सुपरमैन के जैसे? उड़ के जाएगा क्या उड़ी बाबा बोलकर? करता क्या क्यों नहीं फिर? और इधर किसने नहीं किया था? सर बंदी नहीं आने देती। कार्तिक सब मालूम है तू सिंगल है, और अगर है हिम्मत तो फोटो भेज इधर, चल झूठी बातें मत करा कर, कोई बंदी बिंदी नहीं है। मेरी बात सुनो कल मैंने आपको कुछ टारगेट्स भी दिए थे और उसके लिए मैंने कुछ टाइम दिया था आपको, एक दो दिन में सल्टा दोगे ना प्लीज? AS9 बेटा प्लीज कर देना खत्म, आज का दिन वापस ले लो, कर देना बड़ा से AS7 भी आएगा। ठीक है, अभी AS7 सुनो बेटा, इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है, बहुत इजीली तरीके से पढ़ा दूंगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सब हो जाएंगे। AS7 को दो हिस्सों में डिवाइड करो, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। थ्योरी में क्या क्या है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है पहले ये और थ्योरी में ये है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए एप्लीकेबल है, और दूसरी चीज आपको ये देखना है मैं कहां तक बात कर रहा था? हाँ, AS7 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन देखेंगे, फिर बोलेंगे कब कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन करना, कब सेपरेट करना। तो दो कॉन्सेप्ट आएंगे, सेगमेंटिंग द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंबाइनिंग द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़ना पड़ेगा। और इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसके कंडीशंस आपको याद करनी पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है। ये हो जाने के बाद में हम डेफिनेशन देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंडिचर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट असेट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्या है, और उसके बाद में हम अकाउंटिंग प्रोसेस की तरफ जाएंगे। तो बहुत इजीली हो जाएगा, इन चीजों को ध्यान में रखना। मतलब जब भी आप पढ़ने के लिए भी बैठोगे तो इसी तरीके से चीज काम करना। राजा बेटा जी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड। अच्छा पहले किसको एप्लीकेबल है बताना तो रह गया। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर मतलब फॉर एग्जांपल तुम तुम्हारी बिल्डिंग बना रहे हो तो तुम्हारे लिए AS7 एप्लीकेबल नहीं है, तुम्हारे लिए PP, ओके, दैट इज अ सेल्फ जनरेटेड और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, तो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए एप्लीकेबल है? तुम बिल्डिंग बना रहे हो, तुमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7। तुम रोड बना रहे हो, तुम कॉन्ट्रैक्टर हो, तो तुम्हारे लिए AS7 एप्लीकेबल है। तो जैसे भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, अडानी जो ये बनाते हैं ना, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये बनाते हैं सारे एयरपोर्ट्स एंड ऑल, राइट, तो उनके लिए AS7 अप्लाई होगा अगर वो AS में कवर्ड होते तो। इंड AS से तो बात की अलग है। सो बेटा जी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग अलग होता है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग अलग, मतलब उनकी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में कॉन्ट्रैक्ट अलग हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अडानी को मिला मुंबई एयरपोर्ट, अडानी को मिला मान लो अहमदाबाद एयरपोर्ट, अडानी को मिला मान लो बेंगलोर एयरपोर्ट, अडानी को मिला मान लो हैदराबाद एयरपोर्ट, सबके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। उन सभी कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज कर एक रेवेन्यू उनकी निकलेगी P&L में। तो बोलने का तात्पर्य क्या कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट का इनकम निकलता है जैसे ब्रांच का निकलता है। इज दैट ओके? हर एक कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंसेस अलग, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की इनकम अलग, इस तरीके से काम करना है। आगे बढ़े। सो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन असेट or a combination of an asset that are closely interrelated and interdependent in terms of their design, technology and function or their ultimate purpose or use। सर ये डेफिनेशन करना है, इल्ले नहीं करना है, ये पता होना चाहिए। So what is a construction contract? Construction contract is a contract specifically negotiated for construction of an asset or a group of assets which are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and function। Is that okay? For their ultimate purpose or use। Agreed? So राजा बेटा जी, a construction contract may be negotiated for the construction of a single asset such as bridge, building, dam, pipeline, road, ship और tunnel। तो ये नेगोशिएट किसके लिए होता है? एक एग्जांपल दिया। अब राजा बेटा जी, कंबाइनिंग टाइम्स ऑफ मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सेगमेंटिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कब दो कॉन्ट्रैक्ट एक ही है और कब दो कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है, ये बात है। इस पर क्वेश्चंस आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये याद किए बिना मैं तुमको आगे जाने नहीं दूंगा।
सर जो बिल्डर होते हैं उनके लिए AS7 अप्लाई होगी? नहीं बेटा, बिल्डर खुद के अकाउंट पर बिल्डिंग बनाकर बेचते हैं, एग्रीड? तो AS7 अप्लाई नहीं होगा। AS7 किसको अप्लाई होगा, समझो आप बात को। अगर आपने खुद ही बिल्डिंग बना रहे हो, तुम बिल्डिंग किसके लिए बना रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, तुम बनाकर बेचने वाले हो, तुम प्रिंसिपल हो ना, तो AS7 is not applicable. AS7 is applicable to whom? The one who is constructing on behalf of somebody. तो there is a concept of contractor. Contractor क्या होता है, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, आप किसी को काम देते हो, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिए एप्लीकेबल है, कॉन्ट्रैक्ट को एप्लीकेबल नहीं है। सो बेटा जी कंबाइनिंग कब कंबाइन करते हैं? तो ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज। सो पहला क्या तुमको याद रखना है, सिंगल, तुम सिंगल, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर पार्ट ऑफ सिंगल प्रोजेक्ट, मतलब जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स है सब पार्ट ऑफ सिंगल, कोई तुमको भाव नहीं दे रहा है। सो ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नेगोशिएटेड एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर पार्ट ऑफ सिंगल प्रोजेक्ट, मतलब वो जितने भी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट है वो सिंगल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकलेंगे, ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज। ओके, नेक्स्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर परफॉर्म्ड कॉन्करेंटली और इन कंटिन्यूटी। सो सारे कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली और कंकरेंटली, इसका मीनिंग क्या, साथ में ही काम चल रहा है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स आर सो क्लोजली इंटररिलेटेड दैट दे आर इन इफेक्ट अ पार्ट ऑफ सिंगल प्रोजेक्ट विथ ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन। तो क्या लिखा, कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्लो क्लोजली इंटररिलेटेड दैट दे आर इन इफेक्ट अ पार्ट ऑफ द सिंगल प्रॉफिट मार्जिन, यस और नो। तो बेटा जी मुझे बता दीजिए क्या है, दे आर नेगोशिएटेड एज ए सिंगल पैकेज, ये लिखोगे। दूसरा, आपको ये बताना है कि व्हाट यू से, कि उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत इंटर रिलेटेड है वो एक दूसरे, व्हाट आई कैन से, दे आर इन सच क्लोजली रिलेटेड विद अ सिंगल प्रॉफिट मार्जिन, इज दैट ओके? एंड दोस कॉन्ट्रैक्ट्स आर परफॉर्म कंकरेंटली कंटिन्यूअसली, यस और नो, मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट पर एक साथ काम चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन सभी, जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको क्या कर लेने का, कंबाइन, ओवरऑल सिंगल प्रॉफिट मार्जिन, कंकरेंटली, एंड थर्ड वन व्हाट, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, इज दैट ओके? नाउ नेक्स्ट, सेगमेंटिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली ट्रीटेड सेपरेटेड, अगर सेपरेट प्रपोजल सबमिट किए तो सेपरेट नेगोशिएशन, कस्टमर्स हैव एबिलिटी, कस्टमर मतलब कॉन्ट्रैक्ट, customer have ability to accept or reject each part of the contract relating to a particular asset। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्रपोजल दिया होगा तो कस्टमर क्या बोल सकते हैं, ये करना है, ये तेरे से नहीं करना है। तो कस्टमर हैज द राइट टू डिसाइड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द असेट, इज दैट ओके? एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच असेट कैन बी, और ईच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। सो क्या हम बोल सकते हैं, पहला वाला कौन सा है, सेपरेट प्रपोजल्स, separate negotiation, customers have the ability to accept or reject any part of the contract or an asset to be constructed, and the last one, the cost and revenue can be identified for each contract or asset separately, is that okay? मेरा भरोसा मानो, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, अब प्लीज इसको क्या करते हैं, प्लीज डोंट टेल मी, राइट इट डाउन, आई एम नॉट गोना लिसन टू यू एनीथिंग, कैन यू प्लीज राइट इट डाउन? Can you be quicks? Yes, sir, yes, sir. ये बड़ा प्लीज फुर्ती से लिखो रे, ये इंपॉर्टेंट है।
नजर हटी। ओके तानिया, वेरी गुड। सो ये याद करना है, मतलब याद करना है। इसके ऊपर मैं बताऊं, मॉड्यूल में कम से कम मॉड्यूल आरटीपी मॉक पेपर मिलाकर कम से कम 10 क्वेश्चंस है इस पार्ट पर। ओके, बहुत रिपीटेडली आता है ये वाला पार्ट जिसको मैंने अंडरलाइन किया। सो क्वेश्चन नंबर 2 and 8 अभी लिखकर सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको लिखना क्या है पता चल गया, बट 2 और 8 का आंसर निकालने की कोशिश करो। अब आपको वर्डिंग आनी चाहिए। So question number 2 was asked in May 19. AP Limited, a construction contractor, undertakes the construction of a commercial complex for K Limited. AP Limited submitted separate proposal for separate proposal. But underline the word separate proposals. For each of the 3 units of commercial complex, a single agreement is entered into between the टू पार्टीज। एग्रीमेंट सिंगल है, प्रपोजल कैसे सबमिट किया गया था? सेपरेट। हमने जब पढ़ा था सेपरेशन में, सेपरेट प्रपोजल्स आर सबमिटेड। सभी की कॉस्ट और रेवेन्यू सेपरेटली मेजर हो सकती है, एंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। राइट, देख द एग्रीमेंट लेज डाउन द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द 3 यूनिट 50, 60 एंड 70। तो इससे हमें क्या पता चला? हमें उसका सेल वैल्यू पता चला। एग्रीमेंट ऑल्सो लेज डाउन the completion time for each unit, comment with reference to AS7, whether AP Limited should treat it as a single contract or 3 separate contract. So can I not ask you, shall I ask you one thing, क्या ऐसा है क्या कि आपको इनको कंकरेंटली कंप्लीट करना है? अच्छा, ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन ऐसा कहीं कुछ बोला है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कहेंगे उसे, फेंस पर है, बॉर्डर लाइन पर है। आपको यह पता है कि सेपरेट प्रपोजल है, उसके अंदर दे आर नेगोशिएटेड एज ए सिंगल पैकेज। उसमें सिंगल नेगोशिएटेड एज व्हाट? सिंगल पैकेज है ना। यहां पर नेगोशिएटेड एज ए सिंगल पैकेज या विद एन ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। अब मुझे बताओ, तुमको सेल कंसिडरेशन दिया है, कॉम्प्लेक्स बनाने का कॉस्ट तुम निकाल सकते क्या? कॉस्टिंग पड़ी होगी तुमने, सेल प्राइस पता है तुम्हें, तुम कॉम्प्लेक्स बनाने का कॉस्ट बता सकते क्या? यस। तो ये जरा देखो, ये आया ईच यूनिट एज ए सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब बेटा क्वेश्चन बॉर्डर पर था, मैं मानता हूं कि पूरा क्लैरिटी में नहीं था, बट बेटा जी इसके तो एक भी फेवर में नहीं था ना। कंबाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन, फिर नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज, एंड दे आर गोइंग टू बी परफॉर्म कंकरेंटली। यस और नो? सो ये कंकरेंटली वाले तीनों पॉइंट में से कोई एक भी नहीं। इधर सेपरेट प्रपोजल है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ये बोला हुआ है, और सभी के कंप्लीशन टाइम दिए हुए। तो इससे तो ये पता चलता है ना कि भाई साहब हाँ ठीक है, दे आर व्हाट आई कैन से सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की कुछ तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन लिख देंगे सारी, सेपरेट प्रपोजल,
each asset is subject to separate negotiation. The cost and revenue can be identified. So each unit is submitted as a separate proposal. दिख रहा है क्या? Which can be separately negotiated and cost and revenue there can be separately identified. अब ये तुम पूछोगे सर separately negotiated कैसे? कॉमन सेंस है. जब प्रपोजल सेपरेट दिए थे तो नेगोशिएट भी सेपरेट होंगे और किसी को भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है. So Raja beta ji, for each contract principle of revenue and cost recognition have to be applied separately and net income will be determined for each asset as per AS7. क्या आंसर लिख पाएंगे? ठीक है, तो ये हो गया आरबी, रिवाइज बिफोर एग्जाम. वैसे भी रिवीजन लेक्चर्स में सारे के सारे आरबी है. कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 मेरे हिसाब से एमटीपी का है. यस, मॉक पेपर का है. एक्स लिमिटेड नेगोशिएट्स विथ Bharat Petroleum Corporation Limited for construction of a franchise retail petrol outlet station based on proposal submitted to different zonal offices of BPCL. Underline the word based on proposal submitted to separate zonal offices. एक जोन नहीं है, अलग अलग जोन में अलग अलग प्रपोजल दी है. The final approval for one outlet in each zone A, B, C and D. मतलब हमने क्या किया, अलग अलग जोन में अलग अलग सबमिट किए थे. उनमें से हमें ए बी सी डी जोन में मिले, अवॉर्डेड टू एक्स लिमिटेड. एग्रीमेंट इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट इज एंटर्ड. बेटा एग्रीमेंट कैसा कर रहे तुम? एक कर रहे चारों कॉन्ट्रैक्ट का मिलाकर, या चार अलग अलग एग्रीमेंट कर रहे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. क्या तुमने चार अलग अलग प्रपोजल दिए क्या? ये पता चल रहा है डिफरेंट जोन में आपने सबमिट किए थे. एग्रीड. आगे क्या लिखा है? is entered into BPCL for 490 lakhs. The agreement lays down the value for each outlet 88, 132, 160 and 110. In addition to individual completion time, explain and decide whether X will treat it as a single contract or 4 separate contract. इधर कीवर्ड देख लीजिए. X Limited negotiates with Bharat Petroleum Corporation for construction of franchise retail petrol outlet based on the proposal submitted to different offices of BPCL. ये combining the contract कैसे होगा? Separate proposals. कुछ accept हुए, कुछ reject हुए होंगे उनके. Agreed? तो बेटा जी ये भी segmenting of the contract नहीं जाएगा. ये देख लो. Separate proposals, separate negotiation and the cost and revenue can be identified separately. क्या मेरी बात आपके जहन तक पहुंची क्या? तो बेटा जी क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा आएगा, बट अगर आपके दिमाग में कंडीशन क्लियर रही तो हो जाएगा. कंबाइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में तीनों कंडीशन के बारे में कुछ बात आनी चाहिए. मेरी बात आपके जहन तक पहुंच रही है क्या? अच्छा, इसमें कंबाइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन है, वो देख लेना, आपके रेगुलर बुक में है. ये अभी के सेगमेंटिंग के हमने देख लिया. क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, अब आगे बढ़े. अब रसगुल्ले बच्चों, मैं आपको एक बात बता रहा हूं. अब हम अकाउंटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं. अकाउंटिंग की तरफ मूव करते वक्त रूल नंबर 1 आपको यह पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू क्या क्या होती है. तो एक होती है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. पहले हम मोटा मोटी ओरली सीख लेते हैं, फिर हम आगे जाएंगे. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है कि जब इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है तब क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुई है. सो उसमें दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमें अकाउंटिंग क्या सिखाऊं? कुछ अकाउंटिंग सिखाने के लिए है ही नहीं, बहुत सिंपल है. रेवेन्यू कैसे होगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज योर रेवेन्यू. उसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में. फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट आता है. तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये घर बना के दूंगा आपको, ये ब्रिज बना के दूंगा, ये रोड बना के दूंगा. फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. पॉइंट नंबर 1, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले इनिशियली डिसाइड होती है. फिर उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के साथ में एक और क्लॉज होता है जिसको हम बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज. एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है? सीमेंट की प्राइसेस बढ़ गई. अब वो कहां से लाएगा? घर से जोड़ना पड़ेगा सीमेंट. स्टील की प्राइसेस बढ़ गई, वो कहां से लाएगा? स्टील प्राइसेस बढ़ गई. एस्केलेशन क्लॉज. या काम करते हो कोई ऐसी सिनारियो या ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ गया कि जिसके वजह से आपको यह पता लगने लग गया कि भाई साहब इसके अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है. हमने सोचा था कि इधर मुरुम लगेगी, मुरुम मतलब पता है मिट्टी लगेगी, बट साला उधर है ना पूरा का पूरा 100 फीट पत्थर ही है. जैसे आप डेक्कन प्लेटू पर जाओगे, कहीं कहीं पर आपको 50-50 फीट पत्थर ही मिलता है. समझ में आ रहा है? यू हैव गॉट माउंटेन ओनली व्हेन यू. सर इसके बारे में एग्जांपल बताइए. सो कौन सा? यू गो इन द सह्याद्री रेंजेस, वहां पर कुछ काम करने का तुमको पत्थर ही मिलना है, और उसको पत्थर को मिलने के मतलब मिलने के बाद में यू कैन नॉट यूज विद द नॉर्मल मशीन्स, यू हैव टू यूज अ वेरी हैवी ड्यूटी मशीन्स. एग्रीड? तो उस केस में राजा बेटा जी, अभी मुझे एक बात बताओ, पुणे मेट्रो बनी, तो पुणे मेट्रो आपको नहीं लगता कि उसका
जब कटिंग कर रहे थे, कोर कटिंग नीचे से। सो अगर मान लो नॉर्मल है तो ठीक है, बट अगर मान लो पत्थर आ गया, क्या करते? जैसे भी राजस्थान में खाने हैं बहुत सारी, खान बोलते हैं ना, जिसमें क्या है, पत्थर है। अब ऐसी कोई जगह जहां पर कुछ करने का डिगिंग का काम था, पत्थर निकल गया, तो क्या बोलेगा भाई, उस रेट में तो नहीं होगा, मिट्टी खोदना और एक पत्थर को निकालना बहुत बड़ी बात है। तो राजा बेटा जी उसको क्या लगता है, एस्केलेशन क्लॉज। तो एस्केलेशन क्लॉज कब रेवेन्यू बनता है, इसमें पैसा एक्स्ट्रा मिलता है कॉन्ट्रैक्टर को, बट वो कब रेवेन्यू बनता है उसकी कंडीशन है, वो कंडीशन आपको बताऊंगा। दूसरा होता है, इसमें रेवेन्यू बढ़ रही है। दूसरा होता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है बेटा कि जो कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट जिस तरीके से डिसाइड हुआ था उसमें कुछ एडिशन हो गया। मतलब उन्होंने पहले बोला था कि दरवाजा ऐसा चाहिए, नाउ दे आर सेइंग नो 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 वी डोंट वांट इट लाइक दिस। या पहले ऐसा बोला था कि हमें जो ब्रिज चाहिए वो इस पैटर्न का चाहिए डिजाइन में, फिर उन्होंने डिजाइन चेंज कर दी। तो जब डिजाइन चेंज कर दी तो बेटा जी उसको बोलते हैं वेरिएशन। डिजाइन कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, वेरिएशन में रेवेन्यू ऐड भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है। वेरिएशन मतलब स्कोप ऑफ वर्क चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? स्कोप ऑफ वर्क गॉट चेंज्ड, तो उसके अंदर क्या होता है, वेरिएशन बोलते हैं। रेवेन्यू बढ़ भी सकती है, रेवेन्यू कट भी हो सकती है। ये 2 पॉइंट हो गए। नाउ कैन आई आस्क यू अबाउट द थर्ड पार्ट? उसको बोलते हैं इंसेंटिव। क्या बोलते हैं? इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म कर दिया, तो उस केस में क्या होता है राजा बेटा जी, यू कैन से दैट कि मुझे और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। जनरली ऐसा होता है कि देखो सीधी सी बात है, आज मेरा बिल्डिंग बनकर खड़ा हो जाएगा जल्दी फास्ट, तो मेरा काम शुरू होगा। काम शुरू होगा तो क्या होगा, मेरे को इनकम मिलना चालू होगा। अरे साले तो 4 साल लगा देगा उस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो मेरा रेवेन्यू नहीं चालू होगा ना। तो मैं सामने वाले आदमी को क्या बोलता हूं, तू काम जल्दी कंप्लीट कर, 4 साल बोल रहे हो, 3 साल में कर, इतना और एक्स्ट्रा पैसा लेके जा। उसको क्या बोलते हैं? इंसेंटिव। थर्ड चीज है इंसेंटिव। फोर्थ है क्लेम्स। क्लेम्स क्या होता है? कई बार कोई फॉल्टी डिजाइन दे दी, राइट, कई बार अपनी गलती नहीं है, अपन ने काम किया, फिर वो काम को तुड़वा दिया वापस, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लेम्स। तो इन चारों चीजों को पहले आपको पढ़ना पड़ेगा और इसको समझदारी से, इसके रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब इसको घर पर कैसे पढ़ेंगे? जैसे ही आपका मैं अभी ये पढ़ा दूंगा, सारे आइटम्स पढ़ा दूंगा, उसको पढ़ने के बाद में आपको इसका रिकॉग्निशन प्रिंसिपल भी समझना पड़ेगा। डेफिनेशन तो याद रह जाएगा, बट इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है रिकॉग्निशन के, तो उसके ऊपर फोकस करना। मैं लिख कर दूंगा, मार्क करके दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है। यहां पर है डेफिनेशन और यहां पर है उसका रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये सबसे इंपॉर्टेंट, रिकॉग्निशन के लिए लिख दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो जरा देखो वेरिएशन क्या है। वेरिएशन मतलब चेंज इन द स्कोप in an instruction by the customer for a change in the scope of the work performed, right, underline the word scope of the work performed, may lead to increase or decrease in the contract revenue. Changes in specification or designs of an asset, asset के डिजाइन और स्पेसिफिकेशन चेंज कर दिए। नेक्स्ट, चेंजेस इन द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो राजा बेटा जी इट विल लीड यू टू व्हाट? वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपका स्कोप चेंज हुआ, डिजाइन चेंज हुई, या आपका ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? वेरिएशन। वेरिएशन कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेवेन्यू। वेरिएशन मतलब समझ में आ रहा है? कितने लोगों के घर पे कारपेंटर काम किया, क्या आप उसको चेंजेस कराते हो क्या रन टाइम में? उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन। कई बार हम बोलते हैं ये करने का, फिर हम बोल देंगे नहीं करने का ये। कई बार हम बोलते थे ये नहीं करने का था, बट हमने फिर कुछ और एडिशन कर दिया। पहले हमने बोला सम्माई का लगाएंगे, फिर अभी हम क्या बोल रहे हैं? नहीं, उसको पॉलिश करने का। चेंज इन द स्कोप। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन स्कोप, इट लीड्स टू व्हाट? वेरिएशन। चेंज इन द डिजाइन, इट विल लीड टू व्हाट? वेरिएशन। और चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेरिएशन। दूसरा वाला क्लेम। क्लेम को एस्केलेशन भी बोला जाता है। क्लेम को क्या बोला जाता है? एस्केलेशन भी। क्लेम मतलब आप ऐसी कोई एडिशनल अमाउंट मांग रहे हो जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में पहले थी नहीं, अभी आ गई। जैसे मैं पत्थर की बात कर रहा था, the amount which a contractor seeks to collect from the customer or any third party for costs that are not included in the contract. Highlight the word cost that are not included in the contract. Example, customer caused delay, क्या मैंने बताया था आपको ये? और दूसरा errors in specification. Agreed? Now the last, incentive. Incentive क्या है? Additional payment given by the customer for completing the project or contract earlier. इसको क्या बोलते हैं हम? इंसेंटिव।
तो देखो क्या, पेमेंट्स आर एडिशनल अमाउंट पेएबल टू द कॉन्ट्रैक्टर इफ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस आर मेट और एक्सीडेड है, वो एक्सक्लूडेड नहीं एक्सीडेड है, अर्ली कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क। तो बेटा जी एक बार मुझे बता दीजिए व्हाट इज वेरिएशन? चेंज इन द स्कोप ऑफ द वर्क, चेंज इन द डिजाइन, राइट, और चेंजेस इन द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड वेरिएशन कैन लीड टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेवेन्यू। क्लेम से रेवेन्यू बढ़ेगा ही। क्लेम इज व्हाट? The amount which the contractor seeks to collect from the customer or any third party for costs that are not included in the contract. Example, customer caused delay, या क्या करेंगे, error in specification, कुछ तोड़ के बनाना पड़ रहा है। Next, incentive, payment are additional amount payable to the contractor if specific performance is met or exceeded. For example, earlier completion of the contract. अब contract revenue का मतलब क्या हुआ फिर? Contract price प्लस और माइनस वेरिएशन प्लस क्लेम्स, क्लेम्स प्लस ही होगा, प्लस इंसेंटिव माइनस पेनल्टीज। जैसे इंसेंटिव होता है वैसा लेट पेमेंट के लिए, लेट कंप्लीशन के लिए पेनल्टीज। तो ये इधर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को हाईलाइट कर लीजिए। इनिशियल एग्रीड अमाउंट, वेरिएशन, क्लेम, इंसेंटिव इफ एनी, एड एस्केलेशन क्लॉजेस, लेस पेनल्टी। इन द ब्रैकेट लिखो वेरिएशन कैन बी प्लस एंड माइनस, वेरिएशन कैन बी प्लस और माइनस। जितना मेरा रिसर्च है स्टैंडर्ड के बारे में, इनके डेफिनेशन पर क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। नेवरदलेस यू शुड नो द डेफिनेशन, और डेफिनेशन बहुत इजी फॉर्मेट में दिए हुए और उतनी की पॉइंट्स दिए जितने की आपको जरूरत है। समझ में आ गया? राजू बाबू हम समझ में आ गई बात? अच्छा, ये हो जाने के बाद में नेक्स्ट रिकॉग्निशन। अब इसको लिख लीजिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है बेटा जी। पहला वाला कौन सा था? वेरिएशन। वेरिएशन तभी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो या ले सकते हो उसको रेवेन्यू व्हेन द चेंजेस आर अप्रूव्ड बाय द कस्टमर, कॉन्ट्रैक्टी। चेंजेस अप्रूव्ड होने चाहिए ना। तो देखो क्या लिखा है, प्रोबेबल दैट कस्टमर विल अप्रूव द वेरिएशन एंड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम द रेवेन्यू, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कैन बी रिलायबली मेजर्ड। मतलब बहुत सिंपल है, पहला वेरिएशन शुड बी अप्रूव्ड, मतलब इट इज प्रोबेबल दैट वेरिएशन विल बी अप्रूव्ड बाय द कस्टमर। प्रोबेबल वर्ड है, प्रोबेबल का मतलब है चांसेस ऑफ हैपनिंग इज मोर देन 50%। इट इज प्रोबेबल दैट वेरिएशन विल बी अप्रूव्ड बाय द कस्टमर। पॉइंट नंबर 2, जो क्या क्या अप्रूव करेगा, एक तो वेरिएशन एंड रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम वेरिएशन। जैसे कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया, तब तुमने इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्री की थी ना, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी और प्रोबेबल है कि पैसा मिलेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल बंधन हो गया। अब वेरिएशन का भी अप्रूवल मिलना चाहिए और वेरिएशन द्वारा मिलने वाली रेवेन्यू, इसके लिए भी कस्टमर मानना चाहिए। और नेक्स्ट क्या, द कॉस्ट एंड रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कुल मिलाकर द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये क्लियर है क्या बच्चों? नाउ ये क्लेम्स क्या है? क्लेम्स तो हम एडिशनल अमाउंट दे रहे हैं, हम बोल रहे कस्टमर तेरी गलती है, तेरा स्पेसिफिकेशन गलत है, ऐसे बोल रहे ना। इस केस में नेगोशिएशन होती है, कस्टमर भी नहीं मानता और कॉन्ट्रैक्ट बोलता नहीं मेरी भी गलती नहीं है। तो उस केस में द नेगोशिएशन हैव एट अ वेरी हायर स्टेज। ये देखो क्या लिखा है, negotiation have reached at advanced stage such that it is probable that customer will accept the claim। मतलब यहां पर वर्ड क्या आना चाहिए, negotiations are at an advanced stage। वेरिएशन के लिए वर्ड नहीं है, ये किसके लिए? क्लेम्स के लिए। Say yes। और राजा बेटा जी नेक्स्ट, the amount that is it is probable will be accepted by the customer can be reliably measured। बोलो हाँ, पक्का पूरी क्लास को क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट, ये है कौन सा, ये किसका रिकॉग्निशन है? इंसेंटिव। बेटा इंसेंटिव डे 1 को कभी रिकॉग्नाइज नहीं होगा। इंसेंटिव कैन बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज एट एडवांस स्टेज। दोनों में वर्ड एडवांस था। क्लेम्स में इट इज एट एडवांस्ड नेगोशिएशन और इधर द कॉन्ट्रैक्ट हैज एडवांस्ड सफिशिएंटली, ऐसा लिखा देखो। The contract is sufficiently advanced, it is probable that specified performance standard will be met or exceeded। इसमें क्वेश्चन आता है कि एक अकाउंटेंट बोलता है कि हम बहुत एफिशिएंट है और हर बार हमने कॉन्ट्रैक्ट में हमको इंसेंटिव मिला ही है क्योंकि हम हमेशा समय के पहले कंप्लीट कर देते घंटा। हर बार क्या करते, पास्ट को नहीं देखने का है। जिस कॉन्ट्रैक्ट में इंसेंटिव रिकॉग्नाइज करने वाले हो वो कॉन्ट्रैक्ट एडवांस स्टेज पर होना चाहिए, जिसके बाद तुम दावे से बोल सकते हो कि हां ये कॉन्ट्रैक्ट समय के पहले कंप्लीट होगा जिसकी वजह से इंसेंटिव ड्यू होगा। इंसेंटिव कैन नेवर बिकम ड्यू ऑन डे 1। पॉइंट क्लियर? द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव पेमेंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली।
मतलब वेरिएशन हो, क्लेम हो या इंसेंटिव हो, अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। एक में द नेगोशिएशन आर एट एडवांस स्टेज, दूसरे वाले में है द कॉन्ट्रैक्ट इज एट ए एडवांस स्टेज। और जो फर्स्ट वाला केस है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन, दैट द वेरिएशन एंड द रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम वेरिएशन विल बी अप्रूव्ड बाय द कस्टमर। तीनों शब्द अलग अलग लाइनें हैं और मुझे लगता है तीनों लाइनों का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। ये लाइनें याद चाहिए, मैं लिख कर बोल रहा हूं, याद चाहिए। क्लियर है? नहीं हाँ, वेरिएशन क्या, वेरिएशन क्या होता है बेटा जी कि आपने स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया है। स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया मतलब मान लो इस क्लासरूम में मैंने बोला कि एक काम करो कि मुझे बेंचेस और ये बोर्ड और लगा कर दो। अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं मुझे एसी भी चाहिए। चेंज इन द स्कोप फॉर माय कॉन्ट्रैक्टर, वायरिंग घुमानी पड़ेगी, एसी बिठाना पड़ेगा। तो तुम्हें नहीं लगता है वेरिएशन, चेंज इन द स्कोप। चेंज इन द स्कोप में हम क्या करेंगे फिर कि जो वेरिएशन है वो कस्टमर ने अप्रूव करनी चाहिए कि हाँ मैं ही बोल रहा हूं, अप्रूवल आना चाहिए। और उससे कितनी रेवेन्यू और एक्स्ट्रा आपको दूंगा वो भी उसने अप्रूव करना चाहिए। तो दोनों चीजें अप्रूव होनी चाहिए। इज दैट ओके? तो हम किसका सलाह, मतलब किसका हमको अथॉरिटी चाहिए? कस्टमर का। बात क्लियर हुई बेटा? जब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या है सुन लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के लिए कॉस्टिंग प्रिंसिपल लगाइए। रेवेन्यू में क्या क्या आता है मैं आपको वापस बता दूं। इनिशियली एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एड क्लेम्स, एड वेरिएशन, सब्सट्रैक्ट वेरिएशन एंड एड इंसेंटिव एंड सब्सट्रैक्ट पेनल्टीज। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शुड इंक्लूड डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अलोकेबल कॉस्ट, कॉस्ट स्पेसिफिकली चार्जेबल टू द कस्टमर, लेस इंसिडेंटल इनकम नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। मतलब अगर कोई इंसिडेंटल इनकम है तो उसको क्या कर दोगे? माइनस। से यस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इज दैट ओके? Allocable cost, but I am not talking about general overhead. I am saying allocable overhead which are related to the contract. There are two types of overhead, na? One is general purpose. I am not talking about admin overhead. Allocable overhead directly to the contract. Next one, sir, beta ji, any other cost which is directly chargeable to what? Customer, which should be subtracted by incidental income. Agreed? All right. मेथड्स ऑफ डिसाइडिंग द कंप्लीशन विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। अब मेरी बात अगली सुनिए जरा ध्यान से, शांति से। बेटा हेडिंग लिखिए, वेयर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, वेयर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, वेयर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सीड्स द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सीड्स कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, recognize the loss immediately, recognize the loss immediately, recognize the loss immediately, irrespective of whether the contract has begun or not begun, whether the contract has begun or not begun. कई बार लोग इंडिया में पेनिट्रेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लॉस में भी ले लेते हैं। AS7 ये बोलता है लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का लॉस डे वन को ही रिकॉग्नाइज कर लो। कॉन्ट्रैक्ट कौन से स्केल तक प्रोग्रेस किया इंपॉर्टेंट ही नहीं है। यू हैव टू बुक द प्रोविजन फॉर लॉस बिकॉज दैट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू हैव एंटर्ड एंड यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर गोइंग टू बी लॉसेस, सो बुक द प्रोविजन इमीडिएटली, डोंट वेट। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट धीरे धीरे। कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है ना कि इट रन्स मोर देन एन ईयर, तो एक साल में रेवेन्यू नहीं आती है, 3-4 साल। ब्रिज बनने के लिए 3-4 साल लगते हैं वैसे। सो बेटा जी इन दैट केस रिकॉग्नाइज द लॉस इमीडिएटली। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंटली एडवांस स्टेज है पर आ गया है और उसके बाद अनफोर्सिन इवेंट आ गए तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? तो मुस्कान AS7 जो है ना ये पूरा एस्टिमेट पर काम है। किस पर काम है? एस्टिमेट। तो राजा बेटा जी एस्टिमेट चेंज होता है तो उसमें कुछ नहीं। अभी जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब आप खुद देखना कि एस्टिमेट चेंज होगा, तुम्हारे कॉस्ट भी चेंज हो गए, तुम्हारे रेवेन्यू भी चेंज होती रहेगी। इज दैट ओके? तो ये बात ध्यान में रखना। सेकंड चीज क्या पूछा? हाँ ठीक है, उसने आंसर दिया।
बट ये कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या सर एक्विजिशन? नहीं 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 मितेश, तुमने गलत एग्जांपल लिखा बेटा, उसको मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं। लो गुड़िया, तुम्हारा आंसर भी आ गया। चेंजेस इन एस्टिमेट, द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड इज अप्लाइड ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस इन ईच अकाउंटिंग पीरियड टू द करंट एस्टिमेट ऑफ करंट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो ये सारे क्या है बेटा? एस्टिमेट है। इसकी अकाउंटिंग कैसे करना है अभी हम देखेंगे। Changed estimates are used in determination of amount of revenue and expenses recognized in the statement of P&L account in the period in which the change is made and in subsequent period. अब मैं आपको बता दूं, ये बहुत फर्टाइल एरिया है फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन आल्सो, AS7। सो अच्छा, और एक कौन सी इसमें चीज इंपॉर्टेंट है, तो इधर आ जाओ, ये डिस्क्लोजर लिख लो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पूरा जो मैंने टेक्स्ट इसमें लिख कर दिया सारा इंपॉर्टेंट ही है। तो इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, सेगमेंटिंग, कंबाइनिंग, एक फर्स्ट पॉइंट। दूसरा वाला रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन चीज को मैंने इंपॉर्टेंट बोला। और तीसरी चीज मैंने इंपॉर्टेंट बोली बेटा जी कि आपका डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में राजा बेटा जी कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होती है, मैं आपको एक काम करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार डील करते हैं हम। 4 को डील करने के बाद में हम समझेंगे कि किस तरीके से P&L अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जाती है। आर वी रेडी? 4 में सुन लीजिए, फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, उनका जो फॉर्मेट है और जो फॉर्मेट मैं आपको सिखाऊंगा उसमें फर्क है, मतलब वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का फर्क है। तो आपको एक बार समझ आने के बाद में आप आपके हिसाब से ये वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 4th। सो राइट डाउन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इसके लिए लिख लीजिए रिवाइज फॉर्मेट, हेडिंग लिख दीजिए रिवाइज फॉर्मेट। सो जरा देखो, राजेंद्र अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 20 लाख on an arrangement that 80% of the value of work done as certified by the architect of the contractee should be paid immediately and the remaining 20% be retained until the contract was completed. Oh, I just forgot to tell you one thing. ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का तुम्हारे कॉस्टिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड, कोई लेना देना नहीं है। उधर की भसड़ इधर मचाने की नहीं। तो मैं पहली लाइन वापस समझा रहा हूं। वो क्या बोल रहे हैं कि 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया और वो पैसा कितना देगा? 80%, मतलब 20% रिटेंशन मनी रख रहा है। मतलब जो काम कंप्लीट हुआ आपका, उसका कितना परसेंट रेवेन्यू देगा आपको? 80%, राइट? एज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट, मतलब काम जो कंप्लीट हुआ, फिर एक आर्किटेक्ट आएगा, चेक करेगा, हाँ इतना काम हुआ, उसका 80% आपको मिलेगा। मतलब इसमें एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया जो है आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्ट आकर सर्टिफाई करेगा। Year 1 the amount expended were 8,60,000, the work certified was 8 lakh। ये वर्क सर्टिफाइड अपने के लिए लिख दे टाइम पास, अपने कोई लेना देना नहीं, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं कि कैसे करने का। एंड 80% ऑफ दिस वाज पेड एज एग्रीड, लिख दीजिए टाइम पास। तो आपको क्या देखना है? कॉस्ट इनकर्ड कितनी है? 860। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट फ्यूचर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 10 लाख। तो बेटा जी मैंने क्या क्या दिया? मैंने अभी तक का खर्चा कितना कर लिया? 8,60,000, और मेरा आगे खर्चा कितना होने वाला? 10 लाख। मुझे आगे जाने मत दीजिए अगर नहीं समझ में आए तो। उन्होंने क्या सर्टिफाई किया, कितना पैसा पे किया, कोई लेना देना नहीं। खर्चा कितना हुआ? 8,60,000। कितना और होगा? 10 लाख। अब मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट में कि लॉस में? प्रॉफिट में। कैसे प्रॉफिट में? रेवेन्यू कितनी थी? 20 लाख। 20 लाख माइनस खर्चा कितना हो गया? 8,60,000, और कितना होएगा? 10 लाख। तो 18,60,000 खर्चा होने वाला, 1,40,000 का प्रॉफिट है। एग्रीड? तो इसके अंदर जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूं समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते पूरा। नेक्स्ट, ईयर 2 द अमाउंट एक्सपेंडेड वर 4,75,000। 3/4 ऑफ द वर्क डन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज सर्टिफाइड एंड 80% ऑफ दिस वॉज रिसीव्ड अकॉर्डिंगली। फिर से लिख दीजिए टाइम पास। एखादा खरबूजा उधर अटका कि गया। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट फ्यूचर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 4 लाख। बेटा पहले ईयर में कितना काम हुआ? 8,60,000। दूसरे साल में कितना काम हुआ? 4,75,000। टेक ऑन ए कैलकुलेटर, 8,60,000 प्लस 4,75,000 प्लस फ्यूचर एक्सपेंडिचर कितना है? 4 लाख। तो कितना हो गया? 17,35,000। तो मुस्कान अगर तुम देख रही हो तो हमारा कॉस्ट चेंज हो रहा है। पहले हमने कितना कॉस्ट बोला था? 18,60,000। अब हम कितना बोल रहे हैं? 17,35,000। ओके। इन द ईयर 3 द अमाउंट एक्सपेंडेड वाज 3,10,000 एज ऑन जून एंड द होल कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। शो हाउ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राजेंद्र ईच ईयर। ए झेंडू की बाम, क्या क्या समझे आप?
क्या क्या समझे? क्या वर्क सर्टिफाइड देखना होता है इधर? कितना पैसा मिल रहा है देखना होता है? डिस्क्लोजर में देखना होगा, इधर कुछ नहीं। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है जरा ध्यान से सुनिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे? ईयर 1। तुम जल्दबाजी मत करो, पहला देखो। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ओके, सो आई विल राइट डाउन ओपनिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। बताओ मुझे ओपनिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है? आवाज नहीं आ रही। ओपनिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है? 0। ठीक है। इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 8,60,000। फिर हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव टू डेट। ठीक है। फिर हम लिखेंगे फ्यूचर कॉस्ट। एक काम करता हूं, इसको कलर चेंज करता हूं। फ्यूचर कॉस्ट। ओके, फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड। फिर हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। फिर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो पहले हमारी ये फर्स्ट वर्किंग नोट होगी। तो जरा देखो बेटा, 8,60,000 क्यूमुलेटिव कितनी होगी बेटा जी? 8,60,000। फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड कितनी है बेटा जी? 10 लाख। 10 लाख से सो बेटा जी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 18,60,000। ए रसगुल्ले सुनना, अब तेरा अकाउंटिंग वाइज खर्चा कितना हो गया? 8,60,000। और तेरा फ्यूचर कॉस्ट कितना है? टोटल फ्यूचर कॉस्ट 18,60,000। टेक ऑन ए कैलकुलेटर, 8,60,000 डिवाइड बाय 18,60,000 कितना आ रहा है? कैन आई नॉट से 46.23%? कितना कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। तुम्हारे पापा को या किसी दादा दादी को, किसी को भी जाके पूछोगे, मां टोटल खर्चा 18,60,000 होगा, उसमें से मैंने कितना कर दिया? 8,60,000। तो दादा दादी कोई भी बोल देगा इतना परसेंटेज कंप्लीट हो गया, उसमें वर्क सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? ठीक है। अब अगले साल क्या हुआ? तो मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा जी? 8,60,000। अभी करंट ईयर में कितना हो बेटू? एक्चुअल बोलो, करंट ईयर में कितना हो? 4,75,000। तो बेटा टोटल कितना हो गया? 8,60,000 प्लस 4,75,000। तो कैन आई नॉट से इट इज 13,35,000? बेटा फ्यूचर कॉस्ट कितना है? 4 लाख। तो अभी टोटल कितना हो गया? 17,75,000। 35,000। अब बेटा टोटल खर्चा कितना हो गया अभी तक का? 13,35,000 डिवाइड बाय, कैन आई नॉट से 17,35,000 इंटू 100, 76.94%। क्या है? नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला। होली पार्टी दे रहा हूं, आओगे क्या? मेरे को एक बार बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने की, एकदम गचाल तरीके से, जैसे बचपन में दोस्तों के साथ करते थे। ठीक है, कोशिश करते हैं। तो वही है कि लॉन कब मिल रहा है। अभी आगे चलते बेटा जी। अभी ये कितना है? 17,35,000 ना, 13,35,000 ओपनिंग है क्या?
और बेटा जी इनकम ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 3 लाख। सो 3,10,000 मतलब 16,45,000 हुआ क्या? और बेटा जी फ्यूचर कॉस्ट टिल, तो 16,45,000 ही टोटल हुआ क्या? सो ये कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया? 100%। ओ महाराज ये झेपले क्या? अगर नहीं समझा है मुझे आगे मत जाने दो, मैं वेट करने के लिए तैयार हूं, ये इंपॉर्टेंट है। पहले यहां तक आप लिख लीजिए। हां हां, जाऊ का पुढे? नाही जाणार मी, काय करतात? Shall I proceeds? हाँ डार्लिंग, हाँ दे दो। जाऊं क्या आगे? अब बेटा जी रेवेन्यू टू बी, अच्छा ये बच्चे लिख रहे, तुम कमी ने पहले ही छाप के बैठे हो। हाँ डार्लिंग, ये हो जाने देता, फिर खाता हूं, इनको कुछ क्वेश्चन देता हूं फिर। चलो क्या आगे? ओके, नाउ आई से बेटा मैं थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूं। अपने को क्वेश्चन में सिर्फ रेवेन्यू पूछा है, मैं आपको प्रॉफिट और लॉस भी सिखाऊंगा, तो जरा ध्यान से सुनिए। पहला मेरा वर्किंग है रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड। इसमें स्टेप नंबर 1 है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड टिल डेट। ओके, या हम कहेंगे ओपनिंग बैलेंस, फिर हम क्या लिखेंगे? नो आई एम सॉरी मैंने गलत लिख दिया। क्यूमुलेटिव रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू already recognized and revenue for current year। पहले मैं इतना ही कर देता हूं, तो जरा ध्यान से सुनिए। क्यूमुलेटिव रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू कितनी है हमारी टोटल? 18 नहीं 20 लाख है ना। सो 20 लाख इंटू व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन? 46.23। जल्दबाजी मत करो, एक बार देख लो। सो बेटा जी 20 lakhs into 46.23 percentage, can I not say 9,24,600? बेटा रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज 0 है, तो रेवेन्यू फॉर करंट ईयर इज 9,24,600। अगले साल जब हम जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? 20 लाख। रेवेन्यू चेंज नहीं हो रही, अगला एक क्वेश्चन ऐसा आएगा उसमें रेवेन्यू भी चेंज होगी, तो कितना परसेंटेज है बेटा? नेक्स्ट 76.94%। सो बेटा जी हम कहेंगे 20 इंटू 76.94%। कैन आई नॉट से 15,38,800? ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितना है? 9,24,600। बरोबर है क्या दादा? सो रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज कितना आएगा? 6,14,200।
200। फिर राजा बेटा जी इधर आएगा क्यूमुलेटिव रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज 20 लाख इंटू 100% क्या, तो कितना आ जाएगा 20 लैक्स। और बेटा जी हम कहेंगे रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज 15,38,800। 4,61,200। डू यू एग्री। अब यहां तक क्वेश्चन में पूछा गया था, अब मैं आगे आपको बता रहा हूं प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो ये देखो कॉस्ट इनकर्ड, बेटा कॉस्ट कितना इनकर्ड है फर्स्ट ईयर में, कैन आई से 8,60,000। तो बेटा जी पहले साल प्रॉफिट कितना आएगा 9,24,600 माइनस 8,60,000। जो ब्लैक में लिख रहा हूं पूछा नहीं है बेटा। अभी नेक्स्ट 6,14,200 इज द रेवेन्यू। नेक्स्ट ईयर खर्चा कितना है 4,75,000 है ना, तो 4,75,000 लेस किया 6,14,200 माइनस 4,75,000 कितना आ रहा है बेटू 1,39,200। और 4,61,200 कितना खर्चा किया 3,10,000 ड्यूरिंग द करंट ईयर, यस और नो। सो रेवेन्यू कितना आएगा 4,61,200 माइनस 3,10,000 कितना आएगा बेटा जी 1,51,200। कबूल है, बेस्ट है। ये क्वेश्चन ऐसा हुआ जिसके अंदर मैंने रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज करना सिखाया, परसेंटेज भी कैलकुलेट करना सिखाया और प्रॉफिट भी निकालना सिखाया। ठीक है, लिख कर ले लो, दे भाई दे अभी जल्दी से, मैं भी खाऊंगा। ये सिर्फ स्क्रीन दिखा रहा है अभी तू। धन्यवाद कुठं आणलं रे। बाबा चुपके से खा रहे हैं, कमी ना तुम घर पर खाते हो तो इधर सबके सामने खा रहा हूं और सब लोग साथ में खा रहे हैं। सर माइक तो ऑफ कर लो, हाँ ये बात ठीक है।
ऑनलाइन वालों का सॉरी बाबू, इतने जल्दी खा लिया, अब क्या बोले, भूख थी, पापी पेट का सवाल है। अभी एक और क्वेश्चन करा के और एक खाऊंगा। ए रसगुल्लो चले भी आ गया, तीखा लग गया भाई। हाँ भी हो गई क्या है, ये तो खा रहे साले। हाँ सुनो भाई, बेटा एक और क्वेश्चन है इसके जैसा, ये देख लेते हैं। अच्छा, आपका जो पिछला क्वेश्चन था उसमें 200 रुपीज का फर्क आ रहा है फर्स्ट और थर्ड ईयर में, दैट इज राउंडिंग ऑफ डिफरेंस। ओके, RT Enterprises has entered into fixed price contract for construction of tower with its customer. Initial tender price was agreed as 220 crore. At the start of the contract, it was estimated that the cost incurred will be 200 crore. तो ये profit making contract है, इसमें loss नहीं हो रहा है। पहले ये चीज चेक करना हर एक कॉन्ट्रैक्ट में। लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो recognize the loss immediately. At the end of the year 1, this estimate stands revised to 202 crore. मतलब खर्चा 202 करोड़ हो गया। Assume that the construction is expected to be completed in 3 years. So बेटा पहले साल कॉस्ट कितनी है 200, दूसरे साल कॉस्ट कितनी अज्यूम की गई 202 टोटल कॉस्ट। During year 2, the customer has requested for variation in the contract. As a result of that, the total contract value will increase by 5 crore and the cost will increase by 3 crore. ओ भाई समझे क्या? So अब आपका वेरिएशन में क्या हो रहा है बेटा जी, रेवेन्यू बढ़ेगा 5 करोड़ से और खर्चा बढ़ेगा कितने से 3 करोड़। मतलब जो आप सेकेंड ईयर में खर्चा मान के चल रहे थे 202 करोड़, इट विल बिकम नाउ 205 करोड़, और जो रेवेन्यू मान के चल रहे थे 220 करोड़ वो बन जाएगी 225 करोड़। समझे क्या नहीं? आगे चलते। RT has decided to measure the stage of completion on the basis of proportion of contract cost incurred to total estimated contract cost. Contract cost incurred at the end of each year is 52.52 करोड़, 154.20 करोड़ और लास्ट में कितना है बेटा जी 205 करोड़। अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इंक्लूडिंग अनयूज्ड मटेरियल, अगर तुम कॉस्टिंग को सही से पढ़े हो, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट। मैं इतना फालतू क्वेश्चन पूछता हूं, तुम ऐसा देखते रहते हो, बराबर है ना भाई? सो कैन आई नॉट से 154.2 माइनस 2.5, तो इधर खर्चा कितना हुआ 151.7। अब बेटा क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ये हर एक साल का है कि क्यूमुलेटिव कॉस्ट है? क्यूमुलेटिव है। अरे 205 एक साल में नहीं हुआ सर, 3 साल में मिलकर हुआ है। अब परसेंटेज कंप्लीशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी थी, इधर देखो मैं रफ में वर्किंग करता हूं, एस्टिमेटेड और इनकर्ड टू डेट, मतलब क्यूमुलेटिव दिया है ना। सो बेटा जी इनकर्ड टू डेट इज 52.52, 151.7 और बेटा जी लास्ट वाला है 205। बेटा पहले ये समझ में नहीं आया तो मुझे आगे मत जाने दीजिए। ये दिया है ना हर साल का खर्चा कितना हुआ एट द एंड ऑफ द, क्यूमुलेटिव दिया है। हर बार हम कैसे निकालते थे, करंट और एस्टिमेटेड, इससे टोटल निकलता था और क्यूमुलेटिव ऐड करते रहते थे। इसमें दिया डायरेक्टली क्यूमुलेटिव। डू यू एग्री? पूरी क्लास हम साथ साथ है। अब बेटा जी मैं आपको बता रहा हूं, एस्टिमेटेड टोटल पहले साल में 200 था, दूसरे साल में 205 था, क्योंकि इसमें वेरिएशन का 3 बढ़ा खर्चा और 2 ऐसे बढ़ गया था, और लास्ट में कितना है 205। अब बेटा परसेंटेज कंप्लीशन 52.52 डिवाइड बाय 200 कितना आएगा बेटा जी 26% आ रहा है क्या? 26.26%। फिर 151.7 डिवाइड बाय 205 कितना आएगा बेटा जी 74%, और इधर कितना आ गया 100%। पहला वाला हमें मिल गया, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना था वो हमने निकाल दिया। प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर, अगेन वेरी सिंपल, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे पहले साल 26.26। सो टोटल रेवेन्यू कितनी है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू पहले साल जितना मुझे याद है एस्टिमेटेड रेवेन्यू वाज 220।
सो 220 एस्टिमेटेड है ना टोटल, और इधर है बेटा जी 225 और इधर भी है 225। रेवेन्यू भी चेंज होती है, कॉस्ट भी चेंज होती है, यस और नो। अब बेटा जी मैं इधर बोलूंगा रेवेन्यू फॉर करंट ईयर। सो बेटा जी 220 इंटू 26.26% कितना आएगा? 57.772 क्या? अब बेटा जी नेक्स्ट 225 इंटू 74%, 166.5 है, बट उसमें से ऑलरेडी हमने कर दिया 57.772। सो कैन आई नॉट से 108.728? ये समझे क्या कैसे आया? और लास्ट में बेटा जी 225 माइनस 57.772 माइनस 108.728 कितना आएगा बेटा जी? 58.5। समझे बेटा जी? करंट ईयर का रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज है ना, जो पिछली बार रिकॉग्नाइज करते उसको क्या करेंगे हम? माइनस। अब बेटा जी इधर से हम माइनस करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है बेटा जी? 52.52 है क्या? 151.7 है क्या? और इधर कितना था? अरे नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। पहला वाला साल बराबर है 52.52 है क्या? कमीनापन है। 151.7 इज क्यूमुलेटिव। सो 151.7 माइनस 52.52, तो करंट ईयर में कितना हुआ? 99.18 और 205 माइनस 151.7 कितना आएगा? 53.3। एक क्वेरी आई है सर, सजेस्टेड में 1 ईयर का एस्टिमेटेड 202 लिया है। हाँ मेरे से गलती हो गई, मैंने पढ़ना गड़बड़ हो गया। एट द एंड ऑफ ईयर 1 बोला है, मेरे को लगा एट द एंड ऑफ द ईयर 2 होगा। स्टार्ट किया था ना कॉन्ट्रैक्ट तब 200 था, बट हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब करते हैं? एंड ऑफ द ईयर 1, बराबर है ना? ईयर 1 के बाद में हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं एट द एंड ऑफ, तो वहां पर गड़बड़ हो गई, मेरे को लगा एंड ऑफ द ईयर 2 रहेगा, क्योंकि जनरली ऐसे ही रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इधर 202 आएगा बेटा, ये 202 आएगा। तो अब बेटा जी 52.52 डिवाइड बाय 202, हाँ नो ये एंड ऑफ द ईयर 1 है ना बेटा, तो प्रॉफिट और लॉस भी तो एंड ऑफ द ईयर 1 ही निकलता है ना। तो मतलब क्या बिगिनिंग ऑफ द ईयर से प्रॉफिट नहीं निकालते? कोई लेना देना नहीं उसका, एंड ऑफ द ईयर इज लेना देना है ना, वो बराबर है बेटा। तो ये 26% आएगा बेटा, ये 26% आएगा। अब बेटा जी 220 का 26% कितना आएगा? 57.2। थैंक यू बेटा, बचा लिया तूने 57.2। बाकी का मुझे लगता है सब कुछ सही है, हाँ बाकी का सही है। अब बेटा जी 57.2 माइनस 52.52 कितना आएगा बेटा जी? 4.68 इज द प्रॉफिट। और बेटा जी 108.728 माइनस 99.18 है क्या? मेरा आंसर आएगा 9.548 एंड 58.5 माइनस 53.8। कैन आई नॉट से 4.7? सर फिर वो आगे 207 होना चाहिए। 207 कैसे हो जाएगा बेटा? 207 कैसे हो जाएगा? उन्होंने टोटल कॉस्ट दिया है ना एस्टिमेटेड, एक बार चेक कर लेते पहले मेरा आंसर बराबर है क्या। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट 4.68, यस। ओह ये गड़बड़ कैसे हो गया? नो नो नो, इतनी जल्दी उतावले मत बनो। पहला 26%, 74% और 100%, ये बराबर है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में कुछ गड़बड़ हुई क्या? $7.2 ये बराबर है 225 crore इंटू 74%।
225 इंटू कितना 74%। हाँ अरे वो ये चेंज होगा ना फिगर, बेटा 225 नहीं चेंज होगा बेटा, बराबर 225 इंटू 74% इज हाउ मच 166.5 माइनस 57.2, तो ये 109 आएगा बेटा। अरे वो याद है कि तुमको ये चेंज किया था अपन ने, वो 26% वो हुआ था, तो ये 225 का मैंने कितना लिया 74% माइनस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितना है 57.2, और बेटा जी 225 ये 58.5 आएगा, ये तो बराबर है 58.5। तो मेरे हिसाब से रेवेन्यू मैच हो रही है, चेक कर लेते पहले। रेवेन्यू 109 मैच हो रही है, 57.2 और 58.5 ये मैच हो गई, यस। कॉस्ट 52.52 बराबर है और 99.18 बराबर है और 53.30 बराबर है, तो मतलब वो एक ही गड़बड़ हुई थी। सो अभी हमारा प्रॉफिट कितना आना चाहिए 4.68, ये तो बराबर है, ये गलत आया ना। सो 109.3 माइनस 99.18 ये आया बेटा 10.12, 58.5 माइनस 53.3 ना। अच्छा ये मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ क्या, 5.2 आएगा क्या ये, ठीक है। एक बार वापस समझा दो बेटा, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हुआ था। तो पहला क्या करने का है, कॉस्ट इनकट टू डेट 52.52 है और ये 151.7 है क्योंकि उसमें से 2.5 माइनस किया, और लास्ट में कितना है 205। फिर हमने क्या किया, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कितना है, पहले साल में 202 क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर 1 202 हो गया था। दूसरे साल में कितना हो बेटा जी 205 क्योंकि 3 और बड़ा वेरिएशन की वजह से, और 205 कौन से ईयर में, थर्ड ईयर में। सो अब बेटा जी उसके बेसिस पर हमने परसेंटेज निकाला 26, 74 और 100%। रेवेन्यू भी कितना होगा बेटा जी, जो पहले साल का रेवेन्यू वो कितना था, पहले साल का रेवेन्यू 220 है, दूसरे साल के रेवेन्यू को 225 है टोटल, और थर्ड ईयर का कितना है 225। सो पहले साल का 26% कितना है 57.2, करंट ईयर का है क्या पक्का। और राजा बेटा जी दूसरे साल का कितना आएगा 225 इंटू 74% कितना आएगा 109.3 नहीं 225 इंटू 74% कितना आएगा 166.5, ये क्यूमुलेटिव है, ऑलरेडी उसमें से कितना रिकॉग्नाइज कर दिया 57.2 109, और बेटा लास्ट वाला कितना है 225 इंटू सो वो आ रहा है बेटा जी 225 इंटू 100%, तो 225 है माइनस 57.2 एंड माइनस 109.3, तो आपको कितना आ रहा है 58.5। अब बेटा जी उसमें से हमने क्या किया, कॉस्ट माइनस किया। कॉस्ट कैसे निकाला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, हो नहीं मेरे रसगुल्ले, ये कॉस्ट इनकट टू डेट ये कितना था 151 था, हाँ इन सबका डिफरेंस आ रहा है ना, ये क्यूमुलेटिव है। तो बेटा जी वो कॉस्ट माइनस करी इधर से, तो हमको क्या मिल गया प्रॉफिट। ऑनलाइन लाइव कोई क्वेरी है तो पूछ लो। ऑनलाइन कोई क्वेश्चन है क्या, इसका दोनों क्वेश्चन का राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, 2 क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे। नाउ सुनिए अभी नेक्स्ट, अभी और 2 क्वेश्चंस करा रहा हूं आपके। ये क्वेश्चंस है कि इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, डू नॉट वेट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू गेट कंप्लीटेड, बुक द लॉस इमीडिएटली। हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने ये पहले वर्किंग करी थी कि प्रॉफिट है कि लॉस है। कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 3, दिस वाज आस्क्ड इन May 19। ये एमटीपी में देखना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर कोई क्वेश्चन है क्या, या लास्ट के एग्जाम में कोई है क्या, देख AS7 वाज देयर इन ग्रुप 1 आई गेस।
ग्रुप 2 है, हाँ ग्रुप 2 में जाके देख, कोई क्वेश्चन था कि देख लास्ट एग्जाम में मई 23 में, 23 नहीं नवंबर 23 में। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। 1 दिसंबर को जीआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर 45 lakhs. On 31st March 18, the company found that it had already spent 32.5 on construction. Additional completion cost is 15.10. Take on a calculator, 32.5 plus 15.10, 47.6. बट तुम्हारा खर्चा कितना है, रेवेन्यू कितना है 45, प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस, तो माइनस करेंगे 45, कितने का लॉस है 2.6. डोंट वेट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू गेट कंप्लीटेड, बुक द लॉस इमीडिएटली, मेक द प्रोविजन फॉर लॉस इमीडिएटली. What amount should be charged to revenue in the final account for the year ended 31st March 18 as per provision of AS7? So बेटा जी 2.6 आ रहा है क्या? When it is probable that the total contract cost will exceed the total contract revenue, the expected loss should be recognized as an expense immediately. क्या ये बात क्लियर है? पक्का? ये ऑनलाइन वाले रसगुल्लो थोड़ा सा बोल दिया करो यार, कभी मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन फील होता है. एक 3-4 लोग ही बताते कमी ने. 2.6 लाख इमीडिएटली, जल्द से आंसर करो नहीं तो फेल हो जाएंगे. अब डराना पड़ता है, क्या करेंगे. प्रेम से पूछा, सुनते नहीं है, पढ़े होंगे ऐसे ही चेयर पर. तब तक तुम आओ बाकी के बच्चों. क्वेश्चन नंबर 10. कितने नालायक हो रहे, अभी धनाधन रिप्लाई कर रहे हो, थोड़ी सी शर्म नहीं है अपने पास. इधर चिल्लाते रहता है बाबा दिन भर, एक बार भी नहीं बोलते. कितना बुरा लग रहा है मुझे. क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ बेटा जी. ऑन 1 दिसंबर 2020, महा मूर्ख, 1 दिसंबर 2020 संपत कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अंडरटेकन टू कंस्ट्रक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग 108. द कंपनी फाउंड दैट इट हैज ऑलरेडी स्पेंट 83.99. A prudent estimate of additional cost for completion was 36.01. बेटा 83.99 प्लस 36.01 कितना आ रहा है बेटा 120 क्या. सो बेटा जी 108 रेवेन्यू है, 120 कॉस्ट है, 12 लाख का नुकसान. प्रोविजन रिकॉग्नाइज इमीडिएटली. देख लियो, राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना रे भाई. मेरे को हो बोलकर जाते, ये करते भी हो घर पर कुछ. अभी इधर आ जाओ बेटा जी. आईसीआई के इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, लिख लीजिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रिवाइज बिफोर एग्जाम. ये अगर आया तो बहुतों को लेकर डूबेगा और आता है एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 1. अब ये करने के पहले हमेशा इसके लिए लिख दो, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑलवेज रीड द थ्योरी फर्स्ट. और वो थ्योरी मैंने इधर हैंड रिटन में नहीं, ऐसे प्रिंटेड फॉर्मेट में दी है. ये इधर देखो क्या क्या डिस्क्लोजर हमें देने पड़ते हैं. आर वी रेडी? सो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी है. रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया, जनरली कौन सा यूज करते हैं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड. कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट. मेथड यूज टू डिटरमाइन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन. समटाइम्स सर्वे मेथड इज ऑल्सो यूज्ड, बट आपको ये बी और सी याद नहीं रखना है, ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है ऐसा डिस्क्लोजर. बट पहला वाला क्या, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी डिस्क्लोज, ये नंबर्स आएगा कुछ, तो कोई फिगर आएगा. Now, enterprise should disclose the following for contract in progress on the reporting date: the aggregate amount of cost incurred and recognized profit. In other words, sale value. Cost incurred plus profit is what? Sale value ना? Less recognized losses. मतलब cost में profit जोड़ा तो भी sale value, cost में loss less किया तो भी क्या है? Sale value. कि हमें sale कितना मिला है? Do you agree or not? The amount of advances received, it is the amount received before the related work is completed. मतलब कितना एडवांस मिला है. And the amount of retention, उन्होंने कितना पैसा उनके पास रखा है. तो बेटा क्या क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट माइनस लॉसेस. एक ही है, सेल वैल्यू लिख दो.
दूसरा क्या करेंगे, कितना एडवांस मिला है, और लास्ट वाला कौन सा, द अमाउंट ऑफ रिटेंशन। अब वो रिटेंशन वगैरह कैसे, नाउ दिस थर्ड एंड फोर्थ लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द एंटरप्राइज शुड शो द ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर एंड द ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर फॉर कॉन्ट्रैक्ट एज अ लायबिलिटी। ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज एन असेट, मतलब अगर कस्टमर से मिलने वाला है तो क्या है, असेट। कस्टमर को पेएबल है, मतलब रिसीव्ड इन एडवांस है, तो क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। जनरली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि हम पैसे एडवांस में उठा लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं वर्कआउट, पूरी क्लास का ध्यान इधर भी है। ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर एंड ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, दो अलग अलग चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही पढ़ो। ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर कैसे निकालेंगे, कॉस्ट इनकर्ड प्लस रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट इज नथिंग बट व्हाट, सेल वैल्यू लेस सम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लॉसेस एंड प्रोग्रेस बिलिंग। सर मैं क्या बोल रहा हूं, सेल वैल्यू माइनस प्रोग्रेस बिलिंग इज अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। प्रोग्रेस बिलिंग मतलब हमने कितने की बिल कर दी है। देखो एएस और कॉन्ट्रैक्ट अलग चलते हैं। एएस का नाम होगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, डोंट गो बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हियर। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में AS7 में, हाउ टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, हमारा एक फिगर आ गया, बट कितने रुपए देने वाला है, कितने का बिलिंग होगा, ये उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बेसिस पर होगा ना। जैसे क्वेश्चन किया था हमने जिसके अंदर ये बोला था कि जितना काम कंप्लीट हुआ, जो क्या नाम बोला, आर्किटेक्ट सर्टिफाई करेगा 80% उसका पैसा मिलेगा। तो यहां पर पैसा मिलने का तरीका कौन सा था, आर्किटेक्ट आके सर्टिफाई करेगा, तो जितने का सर्टिफाई हो उतने का प्रोग्रेस बिलिंग होगा। रेवेन्यू का और सर्टिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात आप जहन तक पहुंच रही है क्या? मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालो, टोटल रेवेन्यू को परसेंटेज डालो, रेवेन्यू मिल गई। बट वो क्या बोलता है, मेरे पर कितने का बिल रेज करने का, मेरा आर्किटेक्ट आएगा, आर्किटेक्ट बोलेगा इतना कंप्लीट है तो उतने का बिल रेज करने का, उसका 80% में तेरे को देगा। दो चीजें अलग है क्या नहीं है। AS7 अकाउंटिंग सिखा सकता है, AS7 ये थोड़ी ना बोल सकता है कि तुम हम पर बिलिंग कितने का कर सकते हैं। बिलिंग का तो ऐसे भी होगा, काम खत्म होने के बाद में बिलिंग करना। यस और नो, तुम देखते हो ना ऐसे कुछ, आज घर बुक करो, पहले 3 साल तक नो EMI और डायरेक्टली पैसा आप दीजिए 3 साल बाद, सुने होंगे ना ऐसा। वो पैसा कब देंगे उसकी बात है, बिलिंग कब करेंगे उसकी बात, 3 साल बाद। बट बेटा जी रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा, एज पर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लो चल रहा है उसका, तो वो तो AS7 अप्लाई करेगा ना। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का और बिलिंग कितने करने का, इसका दोनों का बहुत अंतर है। बिलिंग कैसे करेंगे, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन व्हाट, द टर्म्स एंड कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे आज ये डायमंड बेचेगा तो मुझ पर बिलिंग कब करेगा, अब भी के अब भी पैसा दे, भरोसा नहीं है तेरे पर। बट अगर वही मुकेश अंबानी आ जाएगा तो उसके ऊपर बिलिंग कब करेगा, 6 महीना भी कर सकता है, 1 साल के बाद में भी बिलिंग कर सकता है, हाँ या नहीं। द कंडीशंस हैव चेंज। बट वो रेवेन्यू तो दोनों की एक साथ ही रिकॉग्नाइज करेगा ना, आज ही करेगा, आनंद भंगड़ी की भी आज ही करेगा। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज गिवन बाय एस, बिलिंग कब करना है दैट इज गिवन बाय द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स बिटवीन बोथ ऑफ देम। डू यू एग्री? तो इधर हमने क्या बोला, प्रोग्रेस बिलिंग, यहां तक समझे क्या? द सम रिकॉग्नाइज लॉसेस एंड ये लॉसेस कंफ्यूज करता होगा तो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस इज नथिंग बट सेल वैल्यू लेस व्हाट, प्रोग्रेस बिलिंग। सो मान लो हमारा सेल वैल्यू मतलब जो रेवेन्यू हमने रिकॉग्नाइज की वो 400 है, बट हमारी प्रोग्रेस बिलिंग हुई है 320, तो 80 इज रिसीवेबल। अब जब तुम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे तब तुम एंट्री क्या करोगे, यू विल मेक एन एंट्री समथिंग अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू ना। तो समथिंग अकाउंट डेबिट इज व्हाट, कस्टमर, बट उसके ऊपर बिलिंग कितनी करी है, वो बिलिंग उसमें से माइनस कर हम क्या बोलेंगे, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। से यस और नो? हाँ, ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर और ड्यू टू कस्टमर कैसे निकालेंगे, सेम चीज है बेटा जी, इसमें उल्टा जाना है। मतलब अगर फिगर नेगेटिव आ गया तो हमको पैसा ज्यादा मिल गया, अबे हाँ या नहीं, मतलब हमने ज्यादा ये कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। एग्रीड? ठीक है। इतना करने के बाद में कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने वापस बोला इंपॉर्टेंट है, कर लेना।
The firm of contractor obtained a contract for construction of bridges across river Revti. The following details are available in records kept for the year ended 31st March 2021. Total contract price 1000 है. Work certified for the cost incurred and work not yet certified. But मेरी cost incurred तो 605 है. उन्होंने सर्टिफाई करने देना तो नको करने दे. Cost तो 605 है. और estimated further cost of completion is how much? 495. 605 प्लस 495. अयो 1100 आ रहा है टोटल कॉस्ट. प्रॉफिट आता कि लॉस आता? लॉस. बुक द लॉस ऑफ 100 इमीडिएटली. ये चेक मारो. लॉस 100 है क्या? टोटल फोर्सेबल लॉस 100 है. कबूल है? आगे बढ़ते. प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड 400, टू बी रिसीव्ड 140. मतलब ये प्रोग्रेस रिसीव्ड एंड टू बी रिसीव्ड, ये बिलिंग है क्या? 400 प्लस 140 इज बिलिंग. बिलिंग 540 की हो गई है. डी एग्री? अब जरा हम चलते आगे. इधर क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस. पहले ये देखो. अमाउंट ड्यू फ्रॉम और टू कस्टमर. आर वी रेडी? इसके लिए मैंने क्या बोला था आपको? कॉस्ट इनकर्ड प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉसेस. नाउ यू टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट इनकर्ड? 605. पक्का? माइनस लॉसेस 100. कितना हुआ? 505 आया क्या? माइनस मैंने बोला प्रोग्रेस बिलिंग. प्रोग्रेस बिलिंग मतलब रिसीव्ड एंड टू बी रिसीव्ड दोनों ही क्या है? प्रोग्रेस बिलिंग हो गया ना. मतलब बिल कितने का गया? जितना मिल गया और जितना नहीं मिला. इट इज व्हाट? हमने इतने का बिल तुम पर रेज किया. कितने का है बेटा जी? 540 है क्या? सो बेटा जी अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, ये नेगेटिव आ रहा है फिगर. जब फिगर नेगेटिव आता है तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर नहीं, ड्यू टू कस्टमर है. सो इट इज 35. डू यू एग्री? ताई करा लगे 100% श्योर है. okay. आगे बढ़ते. रसगुल्ले बच्चों. नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस? उसका फॉर्मूला बेटा जी वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड. इन अदर वर्ड कॉस्ट इनकर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस. नहीं? अभी आप बिल्डिंग बनाओगे, जितना खर्चा हो गया अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस है. दैट इज कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस. वैसे कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस. सो 500 प्लस 105. देखो खर्चा कितना हो? 500 हुआ है क्या? और 105 होने वाला है तो कितना है? वर्क नॉट सर्टिफिकेट. सो एक्सपेंसेस है ये. परसेंटेज कंप्लीशन कैसे निकालते हो? आशा करता हूं कि आपको पता होगा. सो बेटा जी परसेंटेज कंप्लीशन कितना है? 55%. अब इधर एक कीवर्ड है, जरा ध्यान से देखो. आप रेडी हो गया? आपका खर्चा हो गया 605 डिवाइड बाय टोटल खर्चा कितना है? 1100. तो कितना रेवेन्यू? 55. अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है. रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज करोगे? रेवेन्यू वुड बी 550. ये कैसे निकाला? परसेंटेज कंप्लीशन कितना है? 55. और वो कैसे निकाला? कॉस्ट टू डेट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट. कॉस्ट टू डेट कितना है बेटा जी? इट इज 605 ना. पक्का? अब राजा बेटा जी उससे रेवेन्यू निकली हमारी 550 लेस कॉस्ट कितना है बेटा जी? 605 है क्या हमारा अभी तक का? सो लॉस कितना बुक हो गया? 155. गुड़िया मैं समझ रहा हूं तू क्या बोल रही है. लॉस रिकॉग्नाइज करना चाहिए कितना? 100. बात सही है बट वो कैसे करेंगे ये बता रहा हूं. ये एक्चुअली तू क्या करेगी? फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू तो दिखाएगी ना कितने का? 550 का दिखाएगी ना रेवेन्यू. और कॉस्ट कितनी का दिखाओगे तुम? 605. तो तुम्हारा लॉस 55 तो ऐसे बुक हो जाएगा P&L में. बट बेटा जी तुम्हें प्रोविजन करना पड़ेगा 45 का. तुम्हारा मुद्दा क्या था? रिकॉग्नाइज द होल लॉस इमीडिएटली. अब जरा तू ट्रेडिंग या P&L अकाउंट बनाएगी, रेवेन्यू लिखेगी 550, कॉस्ट लिखेगी 605. कितने का लॉस बुक हो गया? 55. अब कितने की और लॉस की जरूरत है? 45. उसका प्रोविजन होता है. तो मैं जो सिखाया वो सही है कि 100 का लॉस बुक करना पड़ता है. बट 100 का लॉस बुक करना है तो जो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑलरेडी बुक हो गया है उसको दोबारा थोड़ी ना करेंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे? फिर प्रोविजन क्रिएट करेंगे. कितने का? 45. डू यू अप्रिशिएट? सो रसगुल्ले बच्चों ये 35 तो प्रूव कर दिया था ना मैंने. अच्छा ये क्या बोल रहे? 45 प्रोविजन दिखाएंगे, ये मैंने अभी आपको बताया. यस यस वेरी गुड. ये राजा बेटा जी कैन आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू गो थ्रू सच सिमिलर प्रॉब्लम इन योर मॉड्यूल एंड इन योर टेक्स्ट बुक. जो रिवीजन बैच के बच्चे हैं मॉड्यूल के और क्वेश्चंस देख लेना इसी पैटर्न के.
कोई भी क्वेरी है मुझे पूछ लेना। अरे हाँ, ये एक चीज रह गई थी, द रिलेवेंट डिस्क्लोजर इन AS7। तुमको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू दिखाना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस दिखाना है, रिकॉग्नाइज प्रॉफिट और लॉस, प्रोग्रेस बिलिंग, रिटेंशन, मतलब जो अमाउंट नॉट रिसीव्ड वो क्या है, रिटेंशन, और ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। तो जल्दी से बताओ, पहले क्या, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस, फिर रिकॉग्नाइज प्रॉफिट और लॉस, अमाउंट, प्रोग्रेस बिलिंग एंड रिटेंशन मनी, और लास्ट वाला कौन सा है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर और ड्यू टू कस्टमर। यहां पर अमाउंट ड्यू टू कस्टमर है। वापस से बताओ, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, तो रेवेन्यू आपने निकाला था 550 और 605, फिर हमने क्या बोला, लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, तो लॉस कैसे रिकॉग्नाइज, 55 इज रिकॉग्नाइज्ड एंड 45 इज प्रोविजन, और फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रेस बिलिंग, और फिर रिटेंशन। प्रोग्रेस बिलिंग इज व्हाट, अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट येट टू बी रिसीव्ड, वो है टोटल मिलाकर प्रोग्रेस बिलिंग। रिटेंशन मनी कौन सा, जो अभी तक नहीं मिला वो क्या है, रिटेंशन मनी। और रसगुल्ले लास्ट वाला कौन सा है, अमाउंट ड्यू टू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू टू कस्टमर और फ्रॉम कस्टमर। तो ऊपर जो था ना, इस डिस्क्लोजर की पूरी वर्किंग नोट थी। इसमें सबसे डिफिकल्ट ये वाला लास्ट वाला पॉइंट था, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, और इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस माइनस प्रोग्रेस बिलिंग। पॉजिटिव है तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, नेगेटिव है तो अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। ऑनलाइन लाइव क्वेरी है तो बताना सर, डी फिर से बता देना। अच्छा, डी वाला देख बेटा, तेरा शॉर्टकट समझ ले, कॉस्ट इनकर्ड प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस लेस प्रोग्रेस बिलिंग। अब बेटा जी, व्हाट इज द कॉस्ट इनकर्ड, 605 है क्या, एग्रीड, प्लस सॉरी माइनस लॉसेस कितना है, 100, लॉसेस कितना रिकॉग्नाइज वो लेस करना है, तो कितना हुआ, 505 हुआ क्या ये। अभी प्रोग्रेस बिलिंग कितना है बेटा जी, जो अमाउंट रिसीव हो गया और येट टू बी रिसीव, तो कितना है, 545 है क्या, 540 है। तो अमाउंट कितनी आ गई, 35 आ गई क्या, 35 नेगेटिव आ रही है, तो इसलिए हम क्या लिखे, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। प्रोविजन दोबारा समझाना, ठीक है समझाता हूं। गुड़िया देख, रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज्ड होगा, तो रेवेन्यू का मैंने शॉर्टकट क्या बताया, जो रेवेन्यू आपकी कितनी 1000 है इंटू 45%, बराबर है, नहीं 55%। अब ये तो आपको आएगा ना 55% क्या, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट। फिर हम क्या करेंगे, लेस कॉस्ट। सो बेटा जी ये तो आ गया 550, बट कॉस्ट इनकर्ड टू डेट कितना है बेटा जी, 605 है क्या, तो मैंने लेस कर दिया 605। सो बेटा जी लॉस कितने का आ गया, 55 का लॉस आ गया क्या, बट मुझे कितने का लॉस बुक करना है, 100, तो मुझे प्रोविजन कितने का करना पड़ेगा, 45। अब समझ में आया निशा। और क्या, डी फिर से बता दो सर, ड्यू टू का सर्टिफाइड ही लेंगे सर, सिर्फ सर्टिफाइड नहीं रहे। ड्यू का लॉजिक क्या है, प्रोग्रेस बिलिंग मेड, प्रोग्रेस बिलिंग मतलब कितने का बिल रेज किया। देखो दो कॉन्सेप्ट अलग है, ये खर्चा है, वर्क्स अबे कॉस्टिंग में है ना, वर्क सर्टिफाइड वर्क नॉट सर्टिफाइड है ना। अच्छा इनका सिलेबस से हट गया है क्या, कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हट गया क्या, तीजा लगता है हमारे मुंबई का वर्क सर्टिफाइड। अच्छा वर्क सर्टिफाइड मतलब क्या होता है बेटा, अब जैसे मेरे घर का काम चल रहा है, सही में घर का काम चल रहा है, एक हाथ फोटो का दिखा, मेरे घर का काम चल रहा है। अब घर का काम चल रहा है तो मेरे को अक्कल है क्या, घंटा, मेरे को ऐसा मालूम पड़ेगा कितना काम हुआ है बोलकर, मेरे को नहीं समझ में आता। मेरे को ये भी नहीं समझ में आता कि उसमें स्टील कितना बांधना चाहिए, किससे स्ट्रेंथ आएगी, उसमें बहुत झोलझाल होता है। तो मैंने क्या किया, एक आदमी को रिक्रूट किया, वो आदमी सिविल इंजीनियर है विथ 20+ ईयर्स ऑफ वर्क एक्स। तो क्या करता है, उसकी विजिट्स होती है, वो जाता है, वो चेक करता है और वो बोलता है कि इतना काम कंप्लीट हुआ है, उसके हिसाब से उनके मापदंड होते हैं। तो इतना काम कंप्लीट हुआ, उसने सर्टिफाई कर दिया, उसने सर्टिफाई कर दिया, तो उसके बेसिस पर थोड़ा सा रिटेंशन मनी निकालकर हम पेमेंट कर देते हैं। बट बेटा ध्यान से सुनना, उनका खर्चा उतना नहीं रहता है, उनका जितना सर्टिफाई किया और भी कुछ हो सकता है। कि जो वर्क सर्टिफाइड होता है ना, तो हर एक जगह पे उतना काम हो गया कंप्लीट, तो वर्क सर्टिफाइड। अगर मान लो कुछ एरिया में थोड़ा सा काम हुआ है, उसको वर्क सर्टिफाई नहीं करते, उस पर काम चल रहा है अभी भी, तो उसको वर्क सर्टिफाई नहीं करते, बट उनका खर्चा हो चुका है।
कुल मिलाकर कॉस्ट इनकर्ड इज व्हाट, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड। ठीक है, ठीक है, न्यू में हो, बट अभी समझा गया वर्क सर्टिफाइड मतलब। इधर आ रहे इधर। ये एक असेट है, खर्चा दिख रहा है इस पर खर्चा हुआ है। मैं पर ऐसा बोल रहा हूं कि इधर का पार्ट जो है ना ये बराबर हो गया है। सो दिस आई हैव सर्टिफाइड बट द एक्सपेंसेस ऑफ द होल असेट ना, समझ में आ रही? खर्चा तो मेरा पूरा हो गया है, ढांचा मेरा पूरा खड़ा हो गया, बट मैंने इतना ही सर्टिफाई किया, इतना हुआ है हमारे हिसाब से। सो व्हाट इज एक्सपेंसेस, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड। थैंक यू सो मच बेटा। बट हमें नहीं दिख रहा, मरो। थैंक गॉड नहीं दिखा तुम्हें, क्योंकि हाँ ये बेस्ट एग्जांपल। ये दिख रहा है तुमको, तुमको भी दिख रहा है। एक आर्किटेक्ट आता है और वो बोलता है इतना काम सर्टिफाइड है, मतलब इतना काम हुआ है, बराबर है, ये इधर इतना खर्चा हो गया, ये वर्क सर्टिफाइड है। तो खर्चा इतना नहीं हुआ, उसने सर्टिफाई इतना किया है कि इसका पेमेंट रिलीज कर सकते हैं 80% अवार्ड। खर्चा उनका इतना हुआ है। सो व्हाट इज दिस इज अनसर्टिफाइड। देखो ये अभी तक ऐसा ये है अनसर्टिफाइड है, इसमें स्ट्रेंथ आना बाकी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड। ये दोनों टुगेदर इज व्हाट, कॉस्ट इनकर्ड। जाएला काय केलंय, अरे ऑन द स्पॉट बेटा बेटा। मेरी वाइफ को बहुत बार बोल रहा हूं, गोइंग टू क्लास इज लाइक अ थेरेपी फॉर मी, मुझे बहुत मजा आती है उधर। क्वेश्चन नंबर 5, नहीं आई जेन्युइनली टेल यू दिस सर, हम लोग असेट को ही नहीं देख पाए। अभी देख लिया सर, नहीं आ रहा है कैमरा में। क्या कर रहे हो? मेरे को और हंसी आ जाएगी, प्लीज रुको ना यार, ऐसा मत कर। तुम साले उधर हंस लेते, मैं तो हंस भी नहीं सकता। ऐसा कौन करता है यार, मत करो यार, प्लीज चुप रहो प्लीज। मुझे पता है तुम क्या देख रहे थे। द फॉलोइंग डेटा इज, क्या है, गलत चीज देख रहे थे। फॉलोइंग डेटा इज प्रोवाइडेड ऑफ मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 85 lakhs। इसमें क्या पूछे, हाँ ठीक है। Contract price 85 lakh, material issued 21 lakh, out of which material costing 4 lakh is still lying unused at the end of the period. 21 minus 4 नहीं बताओगे, 17 बेस्ट है। Labor expenses for work engaged on the site 16 lakh, out of which 1 lakh is still unpaid। उससे कोई लेना देना नहीं है। ए गवाड़ा, मैं एक्सपेंसेस बोला, पेड या नॉट पेड मैं नहीं बोला। What did I use the word? Expenses. I never said paid or unpaid. Do you agree or not? So beta ji, outstanding expense is also an expense. Salary to outstanding salary. Yes or no? Specified contract cost. अगर आपको याद है तो contract cost में मैंने आपको बताया था कि अगर कस्टमर से कुछ रिकवर करने वाले हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर वर्क एग्जीक्यूटेड 7 lakh. Advances paid to subcontractor 4 lakh. Advances paid is not my expense. बट सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, मैं मेन कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया, उसको बोला कि तू खर्च मतलब तू ये काम कर दे। ऐसा तुमको समझ में आता है कि नहीं आता? मैं आपको बताता हूं कैसे चलता है रियल वर्ल्ड में काम। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेट्रो बनाने का काम दिया या रोड बनाने का काम दिया एनएचआई को, एनएचएआई को। एनएचएआई खुद नहीं करती है, वो मेन कॉन्ट्रैक्टर, कुछ का काम वो करती है, बट बाकी का उधर के लोकल कॉन्ट्रैक्टर को देती है कि नहीं काम। दैट इज अ सब कॉन्ट्रैक्ट। और सब कॉन्ट्रैक्ट में उनको एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, बट उनको जो एडवांस दिया दैट इज नॉट एन एक्सपेंस बिकॉज दैट इज एन असेट। पुणे मेट्रो, तो पुणे मेट्रो में हर जगह पे ब्रिजेस बन रहे, खराड़ी में बन रहे, हर जगह पे बन रहे। तो क्या होता है कि एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा, वो क्या करते हैं वहां के किसी कॉन्ट्रैक्टर को लेकर, उससे भी तो काम कराते हैं ना, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो एक हेड कॉन्ट्रैक्टर होता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड एवरीथिंग, बट वो काम कराने के लिए सब कॉन्ट्रैक्ट भी देते रहता है। होता है, सही बोल रहे हो।
Further cost estimated to complete the project is 35. You are required to compute the percentage of completion and contract revenue and cost to be recognized as per AS7. तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो 85 है ना. मटेरियल कितना लेंगे 17, लेबर कितना लेंगे 16, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कितना लेंगे 5 और सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना लेंगे 7. बोलो कितना आएगा 17 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 7 45 क्या. सो बेटा जी अभी तक का आपका खर्चा कितना हो गया 45. ये 45 है क्या. फर्दर कॉस्ट टू बी इनकर्ड 35 है क्या. टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है 80. सो बेटा जी 45 लाख डिवाइड बाय 80 लाख 56.25%. सो बेटा जी 85 लाख का 56.25%. दिस इज योर रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड और आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज 45 इनकर्ड सो फार. से यस और नो. डू यू एग्री. इस क्वेश्चन में हालांकि एक प्रॉब्लम है वो मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता. इसमें प्रॉब्लम है एक, गंदे लोग हैं. क्वेश्चन नंबर 6 मुझे कर बताओ. ओरली कर लोगे तो भी चलेगा. सर वो 1 लाख क्यों नहीं लिया. कौन सा 1 लाख क्यों नहीं लिया बेटा. 1 लाख इज आउट ऑफ विच बोला है ना, तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है बेटा. तो वो क्यों लूंगा और एक्स्ट्रा. दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड ना 16 लाख में. और खर्चा तो हुआ है ना 16. 1 उसमें से सिर्फ पेड नहीं है, आउटस्टैंडिंग. आउट ऑफ विच बोला मतलब इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो ऐड नहीं करना है दोबारा. मटेरियल लेंगे, लेबर चार्जेस लेंगे, हायर चार्जेस लेंगे, अदर कॉस्ट इनकर्ड लेंगे. लेबर चार्जेस 2 लाख लेंगे. हाय नहीं, नहीं 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 नहीं, ये लेबर चार्जेस पेड है इधर और ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये ऐड होगा. ऊपर पेड वर्ड नहीं था, ऊपर वर्ड क्या लेबर एक्सपेंसेस बोला है. एक्सपेंसेस मतलब एक्रूअल है नहीं. अब इधर क्या बोला पेड. पेड और आउटस्टैंडिंग कितना है 2 लाख, तो ये ऐड होगा. हाँ बताओ मुझे. 71 प्लस 36 प्लस 10 प्लस 15. अरे सॉरी मत बोल रहे मितेश, इतना प्यारा बच्चा है तू. सॉरी मत बोल, मुझे बहुत अच्छा लगता है तू. जेन्युइनली बता रहा हूं, तू अकेला ही तो है मेरे को आंसर करता है आराम से. तू भी सॉरी बोलने लग जाएगा तो कैसे चलेगा. कोई दोस्ती नहीं है फिर मेरा इधर. 134 प्लस 33.5. सो 1,67,50,000. ये तो पापी निकला एग्जामिनर. बताओ क्यों पापी है. लॉस है, इसमें पूरा लॉस बुक करना पड़ेगा. लॉस क्यों है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 1.5 करोड़ है. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकाली बेटा. कॉस्ट इनकर्ड टू डेट 1,34 लाख. क्या अपना भी उतना ही आया था क्या. यस. फिर उसके बाद में 33,50,000 बोला है. सो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 1,67,50,000. टू डेट कितना इनकर्ड है 1,34 लाख डिवाइड बाय 1,67,50,000. कितना परसेंटेज आ रहा है भाई साहब 80%. तो रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज करेंगे 80% ऑफ 1.5 करोड़. 1 करोड़ 20 लाख क्या. और बेटा जी आपका टोटल फोर्सिएबल लॉस तो वो कैसे निकलेगा जरा एक बार दिखाओ. टोटल खर्चा कितना हो रहा है 1,67,50,000 आ रहा है क्या. पिल्लू बोलना हाँ. और रेवेन्यू कितनी है 1.5 करोड़ है क्या. तो लॉस कितना हो 17,50,000. ये टोटल फोर्सिएबल लॉस है. उसमें से करंट ईयर का लॉस कितना है कैलकुलेटर पर लीजिए. रेवेन्यू कितनी है रेवेन्यू कितनी है 1 करोड़ सॉरी 1.5 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख इंटू 80%. रेवेन्यू कितनी 1 करोड़ 20 लाख. करंट ईयर का खर्चा कितना हो गया 1 करोड़ 34 लाख. बोलो ना हाँ है ना. अरे बाबा ये खर्चा हो गया है ना. सो बेटा जी कितना है 14 लाख. और प्रोविजन कितने का होगा 3,50,000. इधर वर्ड है प्रोवाइडेड फॉर. प्रोवाइडेड फॉर मतलब प्रोविजन करेंगे. तो बात तो है कि 17,50,000 का पूरा लॉस बुक करेंगे, बट एक्चुअल प्लस प्रोविजन की इफेक्ट एंट्री आएगी. स्वीकार है आपको. एक क्वेश्चन घर पर कर पाएंगे क्या 9th वाला सेम टू सेम है.
बेटा एक बात बोलू क्या, एक बात बोल दूं क्या, एमसीक्यू में AS7 पर क्वेश्चन आने के चांसेस है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1। एमसीक्यू में AS7 पर बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1। जाके चेक कर लो, उसके अंदर पूछेंगे अमाउंट ड्यू टू कस्टमर और अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, अमाउंट निकाल के बताओ। याद आ रहा है क्या वो? फिर उसके अंदर ये भी पूछेंगे लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर। फिर सेकंड पूछेंगे प्रोविजन टू बी मेड, रिटेंशन मनी या कॉस्ट इनकर्ड, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, AS7 में जितना मेरा दिल कहता है क्वेश्चन आएंगे तो इन 10 क्वेश्चन में से कोई आएंगे, और मैंने हर एक क्वेश्चन के 2-2 टाइप लिए, मतलब 2-2 क्वेश्चन लिए आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर आप हर एक क्वेश्चन देखेंगे तो 2-2 क्वेश्चन है उसके। तो आशा करता हूं कि आप इसको अच्छे से करके जाएंगे। मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है करके चले जाना, एमसीक्यूज पर आने की बड़ी संभावना है इस पर। ठीक है, यस। देखो मई 23 में भी एग्जाम आया था ये क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा है मई 22 का, सर थोड़ा सा ये समझा दीजिए। बेटा इधर क्या लिखा है, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विद एन एस्केलेशन क्लॉज, वर्क सर्टिफाइड है, वर्क नॉट सर्टिफाइड है, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट टू बी रिसीव्ड, एस्केलेशन इज कॉस्ट बाय 8% एंड अकॉर्डिंगली द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 8%। सो बेटा जी एस्केलेशन क्लॉज का मतलब क्या होता है? एस्केलेशन है आपको कॉस्टिंग में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में था। अच्छा, एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है कि खर्चा बढ़ जाने से मेरी रेवेन्यू भी बढ़ा कर दो, खर्चा बढ़ जाने से मेरी रेवेन्यू भी बढ़ा कर दो। तो रेवेन्यू जो बढ़ेगी ना आपकी, फिक्स प्राइस 35,000, वो 35,000 नहीं है, वो 35,000 प्लस 8% हो जाएगी, ये बन जाएगी 37,800, ये रेवेन्यू हुआ। अब बेटा जी आगे बोला है वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क नॉट सर्टिफाइड, और ये दोनों मिलाकर क्या हो गया, खर्चा हो गया क्या? और बेटा जी एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट, जो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है दैट इज संक कॉस्ट, इट कैन नॉट इंक्रीज। तुमने घर खरीदा या बनाया 1985 में, वो बन गया 25,000 में, अब घर बनाने का खर्चा है सेम घर का 2.5 करोड़, और वो 25,000 को 2.5 करोड़ खर्चा हुआ ऐसा नहीं बोलेगा। तुमको मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि उस घर जो बन गया संक कॉस्ट, वही फाइनल है। तुम क्या करें, अभी तुम्हारे मन में चूल भरेगी ना ऐसे कि सर रेवेन्यू को बढ़ाया आपने कितने से, 8%, चलो कॉस्ट को भी बढ़ा। कॉस्ट को ऐसे नहीं बढ़ा सकते मेरे भाई, जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड है उसको कैसे बढ़ा देगा? तूने मोबाइल खरीदा, फॉर एग्जांपल मैंने एप्पल का मोबाइल खरीदा 1.5 लाख में, अब आगे जाके रेट कम हो गई, मेरी तो कॉस्ट हो गई ना 1.5 लाख ही है मेरी, आगे रेट बढ़ जाए तो भी मेरी तो कॉस्ट सेम ही है। तो इसको बढ़ा नहीं सकते, जो वर्क कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड है इसको बढ़ा नहीं सकते। और दूसरा क्या है, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन, इसमें कैसे बढ़ाएंगे? अबे एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट तो उन्होंने एस्केलेशन लगा कर दिया होगा ना। जनरली अगर कोई बोलेगा एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, तो आप क्या मानोगे? कॉस्ट बढ़ाकर दिया होगा ना एस्टिमेट। तो एक बार इसका आंसर देख लेते, जितना मुझे समझ में आ रहा है वो मैंने बताया, बट क्या पता इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं बढ़ाओ इसको, तो फिर मेरे को वैसे रटाना पड़ेगा। मैं समझा सकता हूं कि एस्केलेशन क्लॉज का मतलब क्या है, बट वो एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट मेरा क्या बोलना है कि ऐड नहीं होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं उसमें ऑलरेडी एडेड होगा, क्योंकि किसी ने एस्टिमेट कर दिया तो एडेड ही होगा ना। मैं ऐसा बोल रहा हूं ऐड होना चाहिए। अगर उन्होंने एज्यूम किया कि नहीं वो एडेड नहीं है, हमने बिफोर एस्केलेशन एस्टिमेट किया हुआ है, वो 100% एस्केलेशन ऐड होगा। वो अजम्पशन की बात है। तो कौन सा एडवांस अकाउंट्स ग्रुप 1 इंटर एग्जाम पेपर मई 22 ना बेटा, यही वाला क्या? नहीं, कौन सा क्वेश्चन है? मई 22, मुझे ऐसा क्यों लगता है ग्रुप 2 में है AS7, मैं ग्रुप 1 में देख रहा था, सॉरी। में
डी वाला ना, ये देखो इसके अंदर एस्केलेशन नहीं लगाया उन्होंने। आपने 21,175 मतलब क्या 17,1,500 एंड 3,815। अब ये 3,815 में क्या किया बेटा, वो माइनस किया, जो मटेरियल लाएंगे ना साइड में वो माइनस किया 140,000। समझे क्या? चेक कर सकते हो आप क्वेश्चन में, प्लीज क्वेश्चन में चेक कर सकते हो। ताई पुन्हा घूर घूर कर देखती है मेरे को। 3,815 आया ताई, 140 का मटेरियल जो है वो अगले साल का है, तो अपन वो कॉस्ट में नहीं पकड़ सकते क्योंकि दैट इज नॉट कॉस्ट इनकम, इसलिए माइनस किया मैडम। वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो ऐसे ये दोनों ऐड किए तो कॉस्ट इनकर्ड आ गई क्या अभी तक की। अब ये फर्दर कॉस्ट, इसमें किसी को एस्केलेशन लगाया हुआ दिख रहा है, ये आपकी टोटल कॉस्ट है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 35,000 दी थी, मैंने उसमें बोला 8% जोड़ो, 37,800 आया था अपना। ये प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है कि लॉस है? बशी, हाँ नहीं मैं बशी लूंगा, लॉस है। तो इसमें लॉस क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे फुल्ली ना। एक बार कैलकुलेटर पर लो, 21,175 डिवाइड बाय 38,500, 55% कंप्लीट हुआ है क्या? 55% कंप्लीट हुआ है। 37,800 का रेवेन्यू का 55%, 20,790, कॉस्ट इनकर्ड 21,175, 385 का लॉस इमीडिएटली बुक करेंगे क्या? फिर बेटा टोटल लॉस कितने का है? 700 का है क्या? दोनों के डिफरेंस में टोटल लॉस 700 का है क्या? ये तो लॉस रिकॉग्नाइज हो जाएगा। और क्या करोगे, प्रोविजन बुक करोगे क्या? 315 प्रोविजन करोगे क्या? ये 385 का लॉस एंड प्रोविजन फॉर लॉस टू बी मेड। कितना पेला है, कितना लिखा है, बेचारा बच्चा कोई सजेस्टेड पढ़े तो मर जाए। ठीक है, जागृति समझा? जागृति बहुत अच्छा पढ़ रही है बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। उसने बराबर आइडेंटिफाई करके बोला सर वो एक बार देख कर बताओ ना वो क्या है। पाजी AS7 को बाय बाय बोलेंगे क्या? AS7 ये था व्यवस्थित, ठीक है ताकत पक्का ना? ये मेरी दूसरी बुक कहां है संतोष? जागृति नहीं सर, जागृत हूं। बंद कर दे, रिकॉर्डिंग बंद कर, स्ट्रीमिंग चालू रख।